हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड में चैप्टर थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस और उसमें आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो संकुलन का प्रक्रम है वो वस्तुतः एक अम्ल क्षार अभिक्रिया है जिसमें लिगैंड मॉलिक्यूल अथवा आयन इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके एक क्षार की भूमिका निभाता है, जबकि धातु परमाणु अथवा आयन इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके एक अम्ल की भूमिका निभाता है। तो लिगैंड की क्षारकता में वृद्धि तथा धातु की अम्लता में वृद्धि से बने हुए कॉम्प्लेक्स जो आप देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल, एक जनरल जिसको फॉर्मूला से हम व्यक्त कर रहे हैं, MlN, कैपिटल M और कैपिटल L, MlN के स्थायित्व को अगर हम प्रदर्शित करना चाहें तो निम्न अभिक्रिया से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। M+NL इक्विलिब्रियम MlN। और यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट जिसको बीटा n से प्रदर्शित किया जाता है, इसे ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट भी कहा जाता है। और बीटा n इज इक्वल टू होगा MlN डिवाइडेड बाय M ब्रैकेट में और Ln। M यहाँ मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, L लिगेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और MlN हो गया एक मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स। तो किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स में स्थायित्व पद से इसका उद्देश्य उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से होता है। और किसी भी कॉम्प्लेक्स में धातु और लिगेंड के बीच का बंध जितना अधिक स्ट्रोंग होगा, बंध सामर्थ्य इसकी जितनी अधिक होगी, वो कॉम्प्लेक्स उतना ही अधिक स्थायी होगा। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी वास्तव में सामान्यतः उसको एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के माध्यम से ही प्रदर्शित किया जाता है। जैसे ये बीटा n जिसको फॉर्मेशन कांस्टेंट भी कहा जाता है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी इसको कहा जाता है। और इसका सीधा संबंध फ्री एनर्जी चेन से होता है। अब बीटा n किसी भी कॉम्प्लेक्स के थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को प्रदर्शित करता है, क्योंकि यह एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिससे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में मुक्त वे ऊर्जा परिवर्तन को ज्ञात किया जा सकता है। तो किसी भी प्रक्रम के लिए मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन इस इक्वेशन नंबर 2 जो आप देख रहे हैं इस शीट पर, डेल्टा G0 इज इक्वल टू -2.303 RT log K के द्वारा प्रदर्शित किया भी जाता है। अब क्योंकि मेटल लिगेंड फॉर्मेशन में जो फॉर्मेशन कांस्टेंट को बीटा n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 के रूप में लिखा जाता है, जिसमें डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log बीटा n। अब जैसा कि आपने पढ़ा है, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और एंथैल्पी और में जो संबंध होता है, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 से जो हमें प्राप्त होगी वो नेक्स्ट इक्वेशन, दैट इज डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S इज इक्वल टू
-2.303 RT log बीटा n, अथवा इसको नेक्स्ट रिएक्शन में उस रूप में भी लिखा जा सकता है, अर्थात 2.303 RT log बीटा n विल बी इक्वल टू डेल्टा S नॉट माइनस डेल्टा H नॉट डिवाइडेड बाय T। अब यदि 2.303 RT log बीटा n तथा 1/t के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल सीधी रेखा प्राप्त होती है जिसका स्लोप माइनस डेल्टा H नॉट के मान के बराबर होता है। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से कुछ थर्मोडायनेमिक कंक्लूजन्स निकाले जा सकते हैं। क्या होंगे वो? कि एक स्थायी कॉम्प्लेक्स बनने के लिए बीटा n का मान उच्च होना चाहिए, डेल्टा G नॉट का मान ऋणात्मक होना चाहिए, डेल्टा H नॉट का मान उच्च ऋणात्मक होना चाहिए तथा डेल्टा S नॉट का मान उच्च धनात्मक होना चाहिए। अब संकुलन की अभिक्रिया वास्तव में कई पदों से संपन्न होती है और संकुलन का जो निर्माण स्थिरांक है यानी बीटा n का मान वास्तव में विभिन्न पदों के साम्य स्थिरांकों का गुणनफल होता है। जैसे कि आप यहाँ ये इक्वेशंस देख रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन m प्लस l इज इक्वल टू ml, देन k1 विल बी ml डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में m इंटू l। इस प्रकार से सेकंड ml प्लस l, जिससे ml2 एक मेटल कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 किसके बराबर होगा? ml2 डिवाइडेड बाय ml इंटू l। नेक्स्ट रिएक्शन आप देख रहे हैं ml2 मेटल कॉम्प्लेक्स व्हेन प्लस l, जिससे मिलता है ml3 टाइप का मेटल कॉम्प्लेक्स, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 विल बी ml3 डिवाइडेड बाय ml2 मल्टीप्लाइड बाय l। तो इस प्रकार से बढ़ते हुए जब हमें Kn का मान किस प्रकार से मिलेगा? mln डिवाइडेड बाय mln-1 इंटू l। तो ये अलग अलग स्टेप वाइज मिलने वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। K1, K2, K3 and Kn all are equilibrium constant of different equilibrium reactions between metal complex and ligand। तो जो किसी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में जो फॉर्मेशन कांस्टेंट यानी बीटा n का मान इन विभिन्न स्टेप्स में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान जो प्राप्त होता है उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो अगर हम बीटा 2 को देखें तो बीटा 2 किसके बराबर होगा? K1 इंटू K2। बीटा 3 किसके बराबर होगा? K1 K2 एंड इंटू K3। इस प्रकार से बीटा n विल बी इक्वल टू K1 इन सभी K1 इंटू K2 इंटू K3 एंड सो ऑन करके मल्टीप्लाइड बाय Kn। तो इस प्रकार से बीटा n जो कि एक फॉर्मेशन कांस्टेंट है या जिसे स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी कहा जाता है, वो वास्तव में इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के गुणनफल के बराबर होता है। तो स्थायी संकुल के लिए साम्य पर मेटल mln का मान अति उच्च तथा
उसके अवयवों की सांद्रता M यानी मेटल और लिगेंड की काफ़ी कम होगी, जिससे K का मान काफ़ी उच्च प्राप्त होता है। यदि हम इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हम बात करते हैं, यानी फॉर्मेशन कांस्टेंट में किसी भी कॉम्प्लेक्स के स्थायी होने के लिए इक्विलिब्रियम पर मेटल लिगेंड MlN का मान अति उच्च तथा उसके जो अवयव हैं उनकी सांद्रता यानी मेटल और लिगेंड की सांद्रता काफ़ी कम होगी, तो उससे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है यानी बीटा, उसका मान काफ़ी उच्च होगा यानी हाई होगा। अब आता है नेक्स्ट एक छोटा सा मतलब कि किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट के द्वारा भी समझाया जा सकता है। तो ये इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है कि कभी कभी किसी कॉम्प्लेक्स का स्थायित्व या अस्थायित्व बताने के लिए अस्थायित्व स्थिरांक, जिसे वियोजन स्थिरांक के नाम से भी जाना जाता है, के पद का उपयोग किया जाता है। तो किसी कॉम्प्लेक्स का जब वियोजन साम्य पर विचार करते हैं तथा साम्य स्थिरांक को अस्थायित्व या वियोजन स्थिरांक कहा जाता है। यानी जब डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम पर की बात की जाती है तो उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिसोसिएशन कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है और उसको प्रदर्शित करने के लिए I का लिखा जाता है, जैसे KI। यहाँ एक इक्वेशन आप देख रहे हैं इस शीट पर, डिसोसिएशन इक्वेशन है ये, जिसमें MlN इज इक्वल टू M प्लस NL। तो KI किसके बराबर होगा? M मल्टीप्लाइड बाय LN डिवाइडेड बाय MlN, जो किसके बराबर है 1/K के। तो इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट का उच्च मान किसी भी कॉम्प्लेक्स के अस्थायित्व को तथा इसका निम्न मान कॉम्प्लेक्स के स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। यानी किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स के थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कांस्टेंट के साथ साथ इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, जिसे डिसोसिएशन कांस्टेंट कहा जाता है, उसके माध्यम से भी इसको समझाया जा सकता है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए अस्थायित्व स्थिरांक यानी इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट का मान अधिक होगा, वो कॉम्प्लेक्स उतना ही इनस्टेबल होगा और उसका निम्न मान किसी भी कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी को प्रदर्शित करेगा। तो आज के इस क्लास में हमने पढ़ा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स इन दो पॉइंट से, फर्स्ट फॉर्मेशन कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड सेकंड इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट। थैंक यू।